नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण, अपसामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक और अपसामान्य व्यवहार के मॉडलों का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकारों के संप्रत्यय की बात करते हैं। मनोरोग, मनोविकार, मनोवैज्ञानिक विकार, मनोविक्षिप्त जैसे कई शब्द दैनिक बोलचाल में और वैज्ञानिक साहित्य में प्रचलित हैं। दूसरे तरीके से देखें तो व्यवहार में विचलन के आधार पर असामान्य व्यवहार, अपसामान्य व्यवहार या कुसमायोजित व्यवहार जैसे शब्द, इनका भी प्रचलन बहुतायत में है। तो कौन सा शब्द सही है और इन शब्दों के अर्थ क्या हैं? क्या होता है मनोवैज्ञानिक विकार? छात्रों, हजारों साल से मनोविकार समूची मानव जाति के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। लोग जानना और समझना चाहते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति अचानक से जीवन में आशा और अर्थ को खो देता है, क्यों कोई व्यक्ति असामान्य रूप से उन्मादी हो जाता है, क्यों कोई व्यक्ति असामान्य मात्रा में अपने बारे में या दूसरे के बारे में विचित्र सी धारणाएं बना लेता है। अपसामान्य व्यवहार की व्याख्या के लिए अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। हालांकि उनमें एकरूपता नहीं है, लेकिन फिर भी इन परिभाषाओं में से कुछ लक्षण हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। पहला है विसामान्यता, डेविएंस। एक कुछ मानक है, जिसे हम सामान्य कहेंगे, उससे डेविएंस। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे या मेरे आसपास के लोगों को मेरा व्यवहार कष्टप्रद हो सकता है, डिस्ट्रेस वाला हो सकता है। तीसरा लक्षण यह है कि मेरी अपक्रियात्मकता, डिसफंक्शन, मैं अपने काम को नहीं कर पा रहा हूँ। दैनिक काम, मेरे अपने खुद के काम, कपड़े पहनने से लेकर अपनी देखभाल करने तक, इन कामों में डिसफंक्शन या अक्रियात्मकता देखी जा सकती है। और एक और लक्षण देखने मिल सकता है कि खतरा। ये व्यक्ति कुछ सभी तरह की मानसिक बीमारियों में, मनोविकारों में तो नहीं, लेकिन कुछ मनोविकारों में ये स्वयं के लिए या दूसरों के लिए खतरा हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल सामान्य और असामान्य में भेद करना आसान नहीं है। एक परिस्थिति में जो व्यवहार सामान्य है, वही व्यवहार दूसरी परिस्थिति में अपसामान्य माना जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं। प्रसन्नचित्त रहना, हंसना, हंसाना अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी शोक सभा में हंसने लगे तो निश्चित रूप से आप उसे सामान्य नहीं कह सकते। सामान्य और अपसामान्य के भेद को समझने के लिए कई उपागम प्रस्तुत किए गए हैं। इन उपागमों में दो मुख्य उपागमों की हम बात करेंगे। पहला है सामाजिक मानकों से विचलन और दूसरा है दुर्नुकूलक या कुसमायोजित, माल एडप्टिव बिहेवियर। पहले सामाजिक मानकों से विचलन की बात करते हैं। प्रत्येक समाज के कुछ मानक होते हैं। मानक समाज के ऐसे कहे या अनकहे नियम हो सकते हैं जो उचित आचरण के लिए होते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना या कोई अतिथि आ रहा है तो उसका सत्कार करना। तो ये हमारे सामाजिक मानक हैं। यह उपागम यह मानता है कि यदि व्यक्ति अपने सामाजिक मानकों का पालन कर रहा है तो वह सामान्य है, और मानकों का उल्लंघन करने वाले को अपसामान्य माना जाता है। मानक समाज की विशिष्ट संस्कृति, इतिहास, मूल्यों, संस्थानों, आदतों,
कौशलों, प्रौद्योगिकी और कला से विकसित होते हैं। और इस तरह से अलग 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 समाजों में अलग 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 मानक हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति का अपने समाज के मानकों के प्रति अनुरूप व्यवहार सामान्य माना जाता है। यदि आप किसी सुदूर गांव में, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक खान पान और पारंपरिक प्रथाओं का पालन नियमों की तरह हो रहा हो, वहां आप पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप आचरण प्रारंभ कर देंगे तो गांव वाले निश्चित रूप से आपको असामान्य घोषित कर सकते हैं। दूसरा उपागम असामान्य व्यवहार को दुर्नुकूलक या कुसमायोजित व्यवहार के रूप में समझता है। इसको हम अंग्रेजी में मॉल एडप्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। यह उपागम सामाजिक मानकों के प्रति स्वीकार भाव की जगह व्यक्ति और उससे संबद्ध समूह के कल्याण के रूप में सामान्य या असामान्य व्यवहार को देखता है। और यह कल्याण सिर्फ भरण पोषण तक ही सीमित नहीं होता, इसमें व्यक्ति की संतुष्टि और पूर्ण क्षमताओं के विकास और उनका उपयोग करना भी शामिल है। कोई भी व्यवहार असामान्य या दुर्नुकूलक है यदि वह व्यक्ति को चाहे गए लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बने। यदि आपके मन में कुछ जिज्ञासा है और आप अपने शिक्षक से संकोचवश प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो आपका यह संकोचपूर्ण व्यवहार, आपका यह संकोच दुर्नुकूलक व्यवहार है, माल एडप्टिव है, जो आपके विकास को रोक रहा है। चलिए अब हम असामान्य व्यवहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। 3 तरह के विचार असामान्य व्यवहार की व्याख्या में मुख्य रूप से उपयोग किए गए हैं। अलौकिक शक्तियों का उपागम। इस उपागम में जादुई शक्ति, बुरी आत्मा, शैतान आदि की प्रबलता रही है। और उपचार के लिए भी झाड़ फूंक और प्रार्थना के तरीके को अपनाया गया है। आपने देखा होगा कई समाजों में ओझा या झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके पास लोग जाकर अपनी मानसिक समस्याओं का निराकरण पाने की कोशिश करते हैं। यह प्राचीन काल से प्रचलित उपागम है और आप देखेंगे आज भी यह उपागम प्रचलित है। दूसरा एक और उपागम है जैविक या आंगिक उपागम। इस विचारधारा में असामान्य व्यवहार के लिए दोषपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को कारण माना जाता है और इन प्रक्रियाओं को जैविक विधि से ठीक कर असामान्यता का उपचार किया जाता है। एक और उपागम है, तीसरा उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम। इस विचारधारा में मानते हैं कि यदि व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं और संसार को देखने का उसका नजरिया यदि पर्याप्त नहीं है, उसमें अपर्याप्तता है, तो उसके कारण उस व्यक्ति को मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इनके ही आधार पर असामान्य व्यवहार की व्याख्या करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। प्राचीन काल में हिप्पोक्रेट्स, सुकरात और प्लेटो ने सर्वांगिक उपागम का विकास किया और माना कि संवेग और तर्क के बीच उत्पन्न द्वंद्व, संवेग और तर्क के बीच उत्पन्न द्वंद्व के कारण से बाधित व्यवहार उत्पन्न होता है। भारतीय प्राचीन परंपरा में भी वात, पित्त, कफ के त्रिदोष और सत्व, रजस और तमस त्रिगुण के बारे में चर्चा की गई है। मध्य युग तक आते आते भूत विद्या और अंधविश्वासों ने फिर से महत्व प्राप्त कर लिया। 17वीं और 18वीं सदी को तर्क एवं प्रबोधन का काल माना जाता है। इस समय वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ और मनोविकारों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति दया व सहानुभूति के भाव में बढ़ावा मिला। इस समय सुधार आंदोलन को बल मिला और मनोरोगियों को संस्था विमुक्तिकरण
डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के रास्ते समुदाय में रहने को बढ़ावा दिया गया। इस काल से पहले यह माना जाता था कि मनोविकार वाले व्यक्ति को एक अलग संस्था में, असाइलम में रख दिया जाना चाहिए। इस काल में सुधार के द्वारा उनको संस्थाओं से बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त किया गया। पिछले कुछ वर्षों में अन्योन्य क्रियात्मक और जैव मनोसामाजिक उपागम, बायो साइको सोशल अप्रोच का विकास हुआ है, जिसमें सभी तरह के कारकों को मानसिक विकार की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की। जिस तरह से बहुत सारे तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं, वैसे ही बहुत सारे तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं। कुछ मानसिक समस्याएं साधारण होती हैं तो कुछ मानसिक समस्याएं गंभीर होती हैं। इनका व्यवस्थित अध्ययन और प्रबंधन करने के लिए इन्हें कई बार और कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण में मनोविकार के लक्षणों की गंभीरता, प्रकार, उपप्रकार, उनका विवरण, रोग की समयावधि, एक साथ घटित होने वाले विकारों की संभावना, जिसे हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या अवसाद के साथ मनोविदिलता भी होगी, या फिर बौद्धिक अक्षमता के साथ स्वलीनता या दूसरे तरह की कोई और विकासात्मक विकृति हो सकती है। इसके साथ साथ वर्गीकरण में समान दिखने वाले विकारों में अंतर करने हेतु विवरण भी दिया जाता है, जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। जब लगभग एक जैसे दिखने वाले दो विकारों में अंतर करना होता है, तो कुछ खास संकेतों के आधार पर हम उनमें अंतर कर पाते हैं। जैसे कि श्रवण बाधित व्यक्ति जो होता है, उसमें भी संप्रेषण की समस्या होती है, और ऑटिज्म स्वलीन व्यक्ति में भी संप्रेषण की समस्या होती है। लेकिन हम उनके सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर उनमें भेद कर सकते हैं। वर्गीकरण में विकार की व्यापकता, विकार के लक्षण पहली बार कब दिख रहे हैं, किस आयु में दिख रहे हैं, उसके बारे में विवरण होता है। कुछ विकार बाल्यकाल में या वयस्क अवस्था में, और कुछ विकार वृद्धावस्था में प्रकट होते हैं, इनके बारे में वर्णन होता है। उदाहरण से समझते हैं, बौद्धिक अक्षमता बाल्यकाल में प्रकट होती है, जबकि डिमेंशिया प्रौढ़ अवस्था के बाद ही प्रकट होता है। जब विशेषज्ञों द्वारा मानसिक बीमारी का उपचार किया जाता है, तो इस उपचार में वर्गीकरण दो या दो से अधिक विशेषज्ञों के बीच संप्रेषण में सहयोगी होता है। आप देखेंगे कि मानसिक विकारों के उपचार में मनोवैज्ञानिक भी काम कर रहे होते हैं, मनोचिकित्सक भी काम कर रहे होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी काम कर रहे होते हैं, अभिभावकों का भी हम सहयोग लेते हैं। इन विशेषज्ञों के बीच में आपस में संप्रेषण के लिए वर्गीकरण एक सहारे के रूप में हमारे सामने होता है। यह विचार विमर्श में सहयोगी होता है। वर्गीकरण मनोविकारों के कारण को समझने में सहयोगी होता है। उन्हें उत्पन्न करने वाली तथा बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को समझने में भी सहयोगी होता है। मुख्य रूप से दो वर्गीकरण तंत्र विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। एक है डीएसएम और दूसरा है आईसीडी। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएम की। डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। यह वर्गीकरण अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वर्तमान में इसका 5वां संस्करण प्रचलन में है, इसलिए हम DSM-5 इसको कहते हैं। आईसीडी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वर्तमान में इसका 10वां संस्करण प्रचलन में है, अतः इसको ICD-10 हम लोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं
अब सामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक या मॉडल। हम कुछ मॉडल जिनकी बात करेंगे वह है जैविक मॉडल, मनोवैज्ञानिक कारक या मनोवैज्ञानिक मॉडल, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक कारक की। जैविक कारकों में बहुत सारे तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि दोषपूर्ण जीन। एक व्यक्ति के जीन में यदि कोई खराबी है तो उसके कारण से कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति का अंतःस्त्रावी तंत्र में, उसके अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स में असंतुलन है, तब भी मानसिक विकार हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, थायराइड ग्लैंड से यदि कम मात्रा में हार्मोन निकलता है तो उसके कारण से बौद्धिक अक्षमता या और दूसरे विकासात्मक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कुपोषण के कारण भी बच्चे के विकास में कमी आ सकती है और किसी न किसी तरह का मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। किसी तरह की चोट, खास तौर से मस्तिष्क को लगी हुई चोट, वह मनोविकार का कारण बन सकती है। तंत्रिका संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में संप्रेषण होता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर की अति सक्रियता या न्यून सक्रियता मनोविकारों का कारण बन सकती है। दुश्चिंता विकार में गामा एमिनोब्यूट्रिक न्यूरोट्रांसमीटर की निम्न क्रियाशीलता देखी गई है। मनोविदिलता विकार में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की अतिरेकता देखी गई है। अवसाद मनोविकार में सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की निम्न क्रियाशीलता देखी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अनुवांशिक कारक जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ गुणसूत्रीय विकार, जैसे कि गुणसूत्र के संरचना या फिर उनकी संख्या में भिन्नता होना, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों की। मनोवैज्ञानिक कारकों में कई तरह के कारक सामने आते हैं। मातृत्व वंचन एक कारक हो सकता है। अभिभावक व बच्चे के बीच दुर्नुकूलक संबंध एक कारक हो सकता है। दुर्नुकूलक पारिवारिक संरचना एक कारक हो सकता है। अत्यधिक दबाव एक कारक हो सकता है। इन सारी बातों को मनोविज्ञान के अंदर कुछ विशिष्ट मॉडल में चर्चा की गई है, उन पे हम अब प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले मनोगतिक मॉडल की बात करेंगे। आपको याद होगा अध्याय 2 आत्म एवं व्यक्तित्व में मनोगतिक उपागम में चेतन मन और अचेतन मन की बात की गई थी। यह मॉडल मानता है कि हम अपने बारे में बहुत कम जागरूकता रखते हैं, जो कि हमारा चेतन हिस्सा है। हमारे मन का कहीं अधिक बड़ा हिस्सा हमारा अचेतन मन होता है। अचेतन मन में हमारी दमित आकांक्षाएं, दमित क्रोध, दमित भावनाएं होती हैं, जिन्हें जाने अनजाने हमने दबाया हुआ होता था। ये दमित सामग्री द्वंद्व उत्पन्न कर मानसिक समस्या का कारण बनती है। इसके साथ ही सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व में इड, अहम और पराहम की व्याख्या करते हुए बताया था कि इड आवेगी व्यवहार से संबंधित है, अहम वास्तविकता से और परा अहम नैतिक मानक से संबंधित है। यदि इन तीनों संरचनाओं में संतुलन ना रहे तो मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। सोच के देखें कि यदि आपका ज़्यादातर व्यवहार इड से संचालित होता है, अर्थात आवश्यकताओं की तुरंत संतुष्टि, ऐसे में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका परिवार या सहकर्मी हर बार आपकी चाहत के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकते।
संक्षेप में कह सकते हैं कि अपसामान्य व्यवहार मानसिक द्वंद्वों की अभिव्यक्ति है और जिसका संबंध बहुधा बाल्यकाल से हो सकता है। मनोविज्ञान के एक और मॉडल, व्यवहारात्मक मॉडल की हम बात करते हैं। यह मॉडल कहता है सामान्य और अपसामान्य दोनों ही तरह के व्यवहार सीखे हुए होते हैं। जिस तरह हम सामान्य व्यवहार वातावरणीय पुनर्वलन से सीख लेते हैं, उसी तरह अपसामान्य व्यवहार भी सीखे जाते हैं। अपसामान्य व्यवहार को करने से व्यक्ति को कुछ फायदा होता है या किसी कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और इस तरह से लाभ को अर्जित करने के लिए दोषपूर्ण व्यवहार की आदत बन जाती है। कल्पना करें कि आपका अजीब सा व्यवहार जब बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, तो आपको उससे अच्छा लग सकता है कि लोग आपकी ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके कारण से भविष्य में उस अजीब से व्यवहार के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और स्थिति के बारे में सोचें। आपके परिवार में आपको कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी, आपसे वह काम ठीक से नहीं हुआ, दूसरी बार भी संयोगवश ऐसा ही हुआ, तो संभव है कि भविष्य में परिवार के सदस्य आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं देंगे। इससे आपको राहत मिलती है और आगे से दिए गए कामों को जानबूझकर ठीक से नहीं करते और कष्ट से बच जाते हैं और इस तरह से हम दोषपूर्ण व्यवहार को सीखते रहते हैं। कक्षा 11 में अध्ययन किए गए अधिगम के सिद्धांत जैसे कि प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, इनके माध्यम से व्यवहार सीखने की व्याख्या की जा सकती है। प्राचीन अनुबंधन में जहां दो उद्दीपकों के साथ साथ प्रस्तुत किए जाने से प्राणी उनमें एक संबंध स्थापित कर लेता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहता है कि क्रिया का जैसा परिणाम होता है वैसी ही उस क्रिया की भविष्य में घटित होने की संभावना होती है। चलिए अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक मॉडल की। संज्ञानात्मक मॉडल हमारे संज्ञानात्मक पक्ष अर्थात अवधान, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन आदि में दोषपूर्ण प्रारूप के आधार पर अपसामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। यह मॉडल मानता है कि हमारी अविवेकशील धारणाएं, अविवेकशील अभिवृत्ति, अतार्किक विचार, इनके कारण से अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित होता है। गैर महत्वपूर्ण तथ्य या फिर गैर महत्वपूर्ण घटना के आधार पर हम व्यापक नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। जैसे कि किसी ने एक बार आपके कार्य की तारीफ नहीं की तो आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। एक अतार्किक विचार, मेरा हर कार्य सबको पसंद आना चाहिए, आपकी चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि आप सभी को प्रसन्न नहीं रख सकते। इसके बाद अब हम बात करेंगे मानवतावादी अस्तित्ववादी मॉडल की। यह मॉडल मानता है कि मनुष्यों में मित्रवत रचनात्मक होने की प्रवृत्ति होती है। स्व का विकास, इस स्व के विकास हेतु हम सतत प्रयासरत रहते हैं। हम पूर्ण क्षमतावान व्यक्ति बनने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम अपने अस्तित्व को अर्थ प्रदान करते हैं और जब कभी भी इन लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न होती है तो मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस मॉडल के बाद हम सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की चर्चा कर सकते हैं। यह मॉडल मानता है कि अपसामान्य व्यवहार को सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों के संदर्भ में अधिक उपयुक्त ढंग से समझाया जा सकता है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसकी संरचना, उसके दबाव, उसकी मांगें, समाज में संप्रेषण आदि, इन सब की हमारे व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ पारिवारिक अंतःक्रिया प्रारूप व्यक्ति के स्वावलंबी होने में बाधक हो सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि जिन व्यक्तियों को
सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट प्राप्त नहीं होता है, उनमें अवसाद ग्रसित होने की अधिक संभावना होती है। इस मॉडल में माना गया है कि अपसामान्य व्यवहार की उत्पत्ति सामाजिक संज्ञान और सामाजिक भूमिकाओं से प्रभावित होती है। जब लोग सामाजिक मानकों को तोड़ते हैं तो उन्हें लोग मनोरोगी या सनकी कह बैठते हैं और कई बार व्यक्ति वह बीमार भूमिका स्वीकार कर लेता है। एक और मॉडल है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, वो है रोगोन्मुखता दबाव मॉडल। यह मॉडल मानता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ आनुवांशिक रोगोन्मुखता होती है, अर्थात किसी विकार हेतु जैविक पूर्ववृत्ति हो सकती है। रोगोन्मुखता के कारण से मनोविकार के प्रति अति संवेदनशीलता या एक नाजुकपन, जिसे वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में, वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दबावपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति की पूर्ववृत्ति और उसकी अति संवेदनशीलता विकार को वास्तव में उत्पन्न कर देती है। तो छात्रों, इस तरह से इस भाग में हमने अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय को समझा। हमने समझा कि किसको असामान्य कहेंगे और किसको सामान्य कहेंगे। साथ ही साथ हमने मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है और किस तरह के वर्गीकरण प्रचलन में हैं उसकी चर्चा की, और अपसामान्य व्यवहार में अंतर्निहित कारकों को जाना और समझा। मनोवैज्ञानिक कारकों को समझा, हमने जैविक कारकों को समझा, हमने सांस्कृतिक कारकों को समझा, और इस तरह से मनोविकार के अलग अलग कारक और मॉडल को हमने समझा। धन्यवाद।